हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आज की वीडियो में हम क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन जो है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए इसके ऑथर के बारे में जानते हैं। पहले इसके ऑथर का नेम है अल्फोंस देवदत्त। अल्फोंस देवदत्त 1842 1897 यानी कि इनका बर्थ 1840 में हुआ और इनकी डेथ हुई, डेमाइस हुआ 1897 में। वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अब ये फ्रेंच के रहने वाले थे, फ्रेंच राइटिंग्स हैं इनकी, इन्होंने नॉवेल्स भी लिखे, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको प्रशियन वॉर 1870-1871 इन विच फ्रेंच वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क। अब ये जो द लास्ट लेसन है ये किन दिनों की स्टोरीज है? तो ये किस दिन की स्टोरी है? फ्रेंको प्रशियन वॉर चला था, यानी कि फ्रांस और प्रशिया का वॉर चल रहा था 1871 और 1871 के बीच में। उस टाइम की ये स्टोरी है, यानी कि उस टाइम को ये डिनोट करती है जिसमें कि फ्रांस जो है वो हार चुका था प्रशिया से, और प्रशिया को लीड कौन कर रहा था? बिस्मार्क। नाउ प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। तो जो पहले के टाइम में जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया को मिलाकर एक पार्ट बना था उसका नाम दिया गया था प्रशिया, जो कि आज के टाइम में जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया अलग अलग जगह हैं। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। अब इस स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि जो फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट थे, एल्सेस और लोरेन, वो जो है प्रशिया के हैंड्स में चले गए थे, प्रशिया के हाथों में चले गए थे, यानी कि उन पर किन का अधिकार हो गया था? प्रशिया का। नाउ रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट what effect this had on life at schools। तो इस स्टोरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ा स्कूल में जाने वालों पर, या स्कूल की जो लाइफ है, स्कूल का जो लाइफस्टाइल है उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। Now I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them। अब ये इसमें नरेटर जो है वो एक फ्रेंड्स नाम का बंदा है जो कि इस स्टोरी को हमें डिनोट कर रहा है। फ्रेंड्स नाम का बंदा है ये। तो वो बता रहा है कि मैं एक उस सुबह, जिस सुबह की ये बात कर रहा है, उस सुबह जो है स्कूल जो है वो जाने में थोड़ा लेट हो गया था, यानी कि घर से ही पहले मैं लेट निकला और उसे डर भी था कि मुझे डांट भी पड़ेगी सुबह सुबह, क्योंकि एम एमएल जो है वो हमसे क्वेश्चंस पूछने वाले थे पार्टिसिपल्स पर, और पार्टिसिपल्स का इसको तो पहला अक्षर भी नहीं आता था। नाउ फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। अब एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए तो इस बंदे के दिमाग में आया कि चलो भाई घर से भी निकल जाते हैं और आउटडोर करते हैं, स्कूल का भी बंक कर लेते हैं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। और ऐसा इसलिए सोचा इसने क्योंकि जो दिन था वो काफ़ी गर्मी भरा था, यानी कि उस दिन धूप भी अच्छी निकली हुई थी और साफ़ सुथरा दिन था, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ की बात हो रही है तो वहाँ पर तो ठंड ज़्यादा रहती है, लेकिन इस दिन धूप अच्छी निकली हुई थी, काफ़ी दिन साफ़ भी था, इसीलिए इसने सोचा कि आउटडोर करते हैं। नाउ द बर्ड्स वर चीपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। अब उस सुबह की बात कर रहा है कि उस सुबह जो है बर्ड्स जो है वो चिरपिर कर रहे थे वुड्स के किनारों पर, यानी कि जंगलों पर, जंगलों के पेड़ों के किनारों पर जो है बर्ड्स काफ़ी चिरपिर कर रहे थे, काफ़ी चहचहा रहे थे, वहाँ पर आवाज़ें कर रहे थे। और वहीं पर एक सो मिल थी जहाँ पर लकड़ी काटने की बड़ी सी मशीन लगी हुई थी, वहीं उसके बैक साइड में फील्ड्स में, यानी कि वहीं खेतों में ही प्रशियन सोल्जर्स जो है वो ड्रिल कर रहे थे, अपना मार्च कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। अब ये सारा कुछ जो है, जो इसने अभी ऊपर बताया, ये जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था इसे पार्टिसिपल्स के टॉपिक की बजाय, बट इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो इस चीज़ को रेजिस्ट कर सके, इस चीज़ पर अपना कंट्रोल बना सके, इसीलिए वो फटाफट से स्कूल की तरफ निकल गया। नाउ व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब जैसे ही वो उस टाउन हॉल के पास से गुजरता है तो वहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड, एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर बहुत सारा क्राउड है, बहुत सारी भीड़ हो रखी है। For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the order of commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? अब
पिछले 2 सालों से क्या हुआ था, जितने भी उनकी बैड न्यूज़ थी, बुरे समाचार थे, वो उसी बुलेटिन बोर्ड से ही, बुलेटिन बोर्ड के थ्रू ही पास हुए थे, यानी कि वहीं से आए थे। चाहे वो उनके हारे हुए बैटल्स हों, युद्ध हों, चाहे किसी भी तरह का सिपाहियों की भर्ती हो रही है सेना में, उसकी न्यूज़ है, या फिर कोई कमांडिंग ऑफिसर के आदेश हैं, तो ये सारी चीज़ों के जो भी इंफॉर्मेशन थी वो उसी बुलेटिन बोर्ड से पास होकर इनके पास आती थी। तो इस बार उसने सोचा कि अब क्या मैटर हो सकता है, अब क्या दिक्कत हो सकती है। Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there was with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub. You'll get to your school in plenty of time." और तभी जब वो वहाँ से निकल रहा था, जब वो जल्दी जल्दी में जा रहा था वहाँ से, तभी एक ब्लैक स्मिथ, एक लोहार जिसका नेम था वोचर, वो वहाँ पर खड़ा था अपने अप्रेंटाइज, अपने वर्कर के साथ, जो कि उसके पास वहाँ पर काम सीख रहा था, रीडिंग द बुलेटिन, और वो वहाँ पर वो नोटिस पढ़ रहा था ब्लैक स्मिथ, कोल्ड आफ्टर मी। मैं जैसे ही वहाँ से जाने लगा तब उसने मुझे ज़ोर से आवाज़ लगाई, डोंट गो सो फास्ट, कि अरे भाई इतनी जल्दी मत जाओ बब, बब मीन्स बॉय, कि अरे लड़के इतनी जल्दी मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपना जल्दी टाइम पर ही स्कूल में पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। और तभी मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, इसीलिए मैं फटाफट से वहाँ से भागा और एम हैमल के छोटे से गार्डन में बिना सांस लिए, यानी कि हाँफते हुए, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स गैस्पिंग करते हुए, हाँफते हुए जो है वहाँ पर पहुँचा। Usually, when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. अब ये डेली एक्टिविटी की बात बता रहा है कि यूजुअली, यानी कि डेली क्या होता है, जब हमारा स्कूल शुरू होता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बसल हो रही होती है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता है, जो कि बाहर गली तक भी सुनाई दे सकता है, चाहे वो बेंचेस का खुलना बंद होना हो, चाहे यूनिसन में लेसन जो है वो रिपीट हो रहे हैं, यूनिसन में यानी कि ऑल टुगेदर, यानी कि एक साथ बहुत ही ऊंची आवाज़ में, और हमारे कानों पर हाथ रखे हुए होते हैं ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छे से वो सुनाई दे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और तभी वहाँ पर टेबल पर टीचर के रूलर की, डंडे की पढ़ने की आवाज़ भी आती है। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज के दिन में क्या था, सब कुछ एकदम स्टिल था, एकदम मोशनलेस था, शांत पड़ा था सब कुछ। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। अब ये तो इस चीज़ पर काउंट ऑन कर रहा था, ये तो इस चीज़ का सहारा लेकर जा रहा था, यानी कि इस चीज़ पर डिपेंड कर रहा था कि मैं उसी शोर में, उसी भीड़ भाड़ में बिना किसी को दिखे जो है बेंचेस पर अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडेज मॉर्निंग। लेकिन उस दिन क्या हुआ, जैसे कि संडे को एकदम बिल्कुल सन्नाटा होता है, वैसे ही वहाँ पर एकदम सन्नाटा था। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और तभी मैंने विंडो से देखा अपने क्लासमेट्स को जो कि अपनी सीट पर बैठ चुके थे, और एम हैमल भी जो हैं वो वहाँ पर चल रहे थे, मतलब क्लास में आगे पीछे मूव कर रहे थे, और उनका जो टेरिबल सा आयरन का रूलर है, यानी कि खतरनाक सा डंडा है आयरन का, वो भी उनकी बाजू के नीचे रखा हुआ है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब इसीलिए मुझे जो डोर है वो खोलना पड़ा और सबके सामने जो है क्लास में एंटर करना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। अब यहाँ पर ये कह रहा नरेटर कि आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं उस टाइम कितना शर्मा कर, यानी कि कितना डरा हुआ और कितना शर्माया हुआ फील कर रहा था, और वहाँ से मुझे एंटर होना पड़ा। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन उस टाइम कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल सो मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, कि अरे छोटे से लड़के फ्रेंड्स जल्दी से अपनी सीट पर चले जाओ। एम हैमल ने मुझे देखकर इतने आराम से ये बात बोली। वी वर बिगनिंग विद यू, और एम हैमल ने यह भी कहा कि हम तुम्हारे बिना ही जो है ये चैप्टर शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। अब तभी वो अपने बेंच के ऊपर से छलांग लगाकर अपने बेंच पर जाकर बैठ जाता है। नॉट टिल देन when I had got a little over my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat,
और ये कहता है कि जब तक मैंने अपने डर पर कंट्रोल नहीं पाया था तब तक मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं की थी कि हमारा टीचर जो है उसने अपना अच्छा सा सुंदर सा ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है, हिज फ्रिल्ड शर्ट, उसने अपनी जालीदार यानी कि झालर वाली जो शर्ट पहनी हुई है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने अपनी छोटी सी ब्लैक कलर की सिल्क वाली कैप भी पहनी हुई है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और उस पर कढ़ाई कशीदाकारी की हुई है अच्छे से, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और ये भी वो कब पहनते हैं, सिर्फ इंस्पेक्शन डेज पर या फिर जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाने होते हैं उन दिनों को छोड़कर वो कभी नहीं पहनते हैं, लेकिन आज उन्होंने पहनी हुई थी। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, और तभी वो कहता है कि तभी मुझे पूरा स्कूल जो है वो काफ़ी अजीब लग रहा था, काफ़ी स्ट्रेंज भी लग रहा था और एकदम सोलम भी लग रहा था। अब यहाँ पर एक वर्ड है सोलम। सोलम का क्या मीनिंग हुआ? काफ़ी ज़्यादा सीरियस तरीके से जो है सभी वहाँ पर बिहेव कर रहे थे, ऐसा वो वहाँ कह रहा है। अब सीरियस या सोलम क्यों बिहेव कर रहे थे, तो उसी चीज़ का हमें आगे ये रीज़न बता रहा है। क्या बता रहा है? बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेज that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves, old Hose with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several other besides। और अजीब चीज़ क्या हो रही थी, स्ट्रेंज क्या था यहाँ पर, जिसे देखकर ये काफ़ी सरप्राइज हो चुका था कि जो पीछे वाले बेंचेस, लास्ट बेंचेस जो है जो हमेशा खाली रहते थे, वहाँ पर विलेज के, गांव के कुछ लोग जो है बैठे थे, वो भी बिल्कुल शांति से, क्वाइटली। अब वहाँ पर कौन कौन बैठा था? एक तो ओल्ड होजर बैठा था, बूढ़ा होजर बैठा था जिसने अपनी 3 कोने वाली हैट पहनी हुई थी। उसके अलावा फॉर्मर मेयर यानी कि पुराना रह चुका मेयर बैठा था वहाँ पर, पुराना रह चुका पोस्टमास्टर भी बैठा था और काफ़ी कुछ लोग भी वहाँ पर जो है बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और तभी वहाँ पर सभी सैड होकर बैठे थे, निराश होकर बैठे थे। एंड होजर हैड बोट एन ओल्ड प्राइमर, थम्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। और होजर जो है वो अपनी पुरानी सी ओल्ड प्राइमर यानी कि पुरानी प्राइमरी की किताब लेकर आया था, थम्ड एट द एजेस, और उसके जो किनारे हैं वो कुछ मुड़े हुए थे। रीज़न क्या है? थम्ड की वजह से, यानी कि ऐसा लग रहा था कि थंब की वजह से पेज खोले गए होंगे बार बार, जिस वजह से उसकी कॉर्नर्स जो हैं वो मुड़ी हुई थी। और जो बुक है वो उसकी नीज़ पर, उसके घुटनों पर खुली पड़ी थी, जिसके ऊपर उसका चश्मा भी लटक रहा था, उस पेजेस पर पड़ा था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, my children, this is the last lesson I shall give you। और तभी जब मैं ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था, तभी मैं क्या देखता हूँ कि एम हैमल जो है अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं और वही उनके पास सेम ग्रेव था, सेम सीरियसनेस थी और काफ़ी जेंटल टोन थी जो उन्होंने, काफ़ी विनम्र टोन थी जो उन्होंने मेरे लिए यूज़ की थी। उसी टोन से वो सभी को कहते हैं, क्या कहते हैं कि मेरे बच्चों, ये हमारा जो लास्ट लेसन है जो कि मैं आज तुम्हें देने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्जेस एंड लोरेन। और बर्लिन से एक ऑर्डर आया है और वो ऑर्डर क्या है कि जर्मन के स्कूल, मतलब ये जो एल्जेस और लोरेन के स्कूल्स हैं, इनमें अब केवल और केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो आपका नया टीचर है वो कल यहाँ पर आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, इसीलिए आपका ये जो है लास्ट लेसन है फ्रेंच का। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी जो है प्रॉपरली अटेंटिव होकर इसे सुने। वट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। अब फ्रेंच यहाँ पर कहता है कि ये जो वर्ड्स जो अभी मेरे टीचर ने अभी हमें बोले थे वो मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे पूरी तरह। ओ द wretches, दैट वॉज what they had put up at the town hall। और तभी ये क्या कहता है कि अरे ये अभागे इंसान, इन्होंने यही लगाया होगा टाउन हॉल पर, यानी कि वहाँ पर जो नोटिस बोर्ड है इन्होंने वही चीज़ यहाँ पर पेस्ट की होगी जिस वजह से सुबह सुबह ही वहाँ पर इतनी भीड़ थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, और तभी ये सोचता है कि ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्यों ऐसा हुआ, मुझे तो अभी थोड़ा बहुत ढंग से लिखना भी नहीं आता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर,
और मैंने अभी इतना सीखा भी नहीं था. आई मस्ट स्टॉप देयर देन, और अब मुझे यहीं रुक जाना पड़ेगा. ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार. सार यहाँ पर एक रिवर जो है उसका नाम है. अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि मैंने अभी तक ढंग से लिखना भी नहीं सीखा, मैं अभी तक ढंग से अपने लेसन्स को लर्न भी नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं बर्ड्स के एग इकट्ठे करता रहता था और फिर स्लाइड करता रहता था सार रिवर पर. इसी वजह से मैंने अभी तक ढंग से लिखना या पढ़ना नहीं सीखा फ्रेंच लैंग्वेज को. माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यू सेंस अ वाइल अगो, सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप. अब ये अपनी बुक्स के बारे में बता रहा है कि मेरी बुक्स जो अभी तक मेरे को बेतुकी लगती थी, जो कि मेरे को मेरे कंधों पर बोझ लगती थी, चाहे वो मेरी ग्रामर की बुक है, चाहे उन सेंट्स की, उन संतों की हिस्ट्री की बुक्स हैं, वो अब मुझे मेरी ओल्ड फ्रेंड्स यानी कि पुराने दोस्त लगने लगे, जिन्हें मैं कभी ना छोड़ सकूं, वो मुझे ऐसा लगने लगे. And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और एम अमल के बारे में भी ये बात कर रहा है कि उनका आइडिया मेरे दिमाग में आया कि अब वो यहाँ से चले जाएंगे, मुझे दोबारा कभी नहीं दिखेंगे. इस वजह से वो जो हमेशा डंडे से डराते रहते थे और किस तरह से सनकी थे, हमें डराते रहते थे, वो सारी चीज़ें भी जो है मेरे दिमाग से निकल गई. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. और इसी वजह से वो बेचारा आदमी इसी अपने ऑनर के लिए जो है लास्ट लेसन दे रहा है, जो अपने संडेज़ के क्लोथ में, यानी कि जो वो हार्डली क्लोथ्स पहनता है, उन्हीं क्लोथ्स में वो दे रहा है लास्ट लेसन. एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम. और अब मुझे समझ भी आ गया कि विलेज के जो बूढ़े लोग हैं वो भी इस रूम के बैक साइड में यानी कि बैक बेंचेस पर क्यों बैठे हैं. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर. और वो भी इस चीज़ के लिए यहीं आए हैं, इस चीज़ को सॉरी फील करने के लिए कि वो इस चीज़ के लिए शर्मिंदा हैं कि वो इतना ज़्यादा स्कूल क्यों नहीं जा पाए. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अ मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर. और इसीलिए वो अपना थैंक्स रिप्रेजेंट करने का ये इनका तरीका है उस टीचर को भी और अपनी कंट्री को भी. अब उस टीचर के बारे में रेफरेंस आया है कि उस टीचर की 40 साल की फेथफुल सर्विस रही है, और अपनी कंट्री के लिए जो कि अब उनकी इतनी नहीं रही है, क्योंकि एल्जेस और लोरेन पर अब जर्मन्स का, प्रशियंस का ऑक्यूपेशन हो चुका है, इसीलिए वो कंट्री उनकी नहीं रही है. तो उसी चीज़ को, थैंकफुलनेस, अपनी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए वो सभी लोग वहाँ पर आए हुए हैं. While I was thinking of all this, I heard my name called. और फ्रेंच कहता है कि जब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था अपने दिमाग में, तभी मुझे अपने नाम के पुकारे जाने की आवाज़ आई. It was my turn to recite. और इसका मतलब क्या था कि अब मेरी जो है ज़ोर ज़ोर से सुनाने की बारी आ गई थी. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through, very loud and clear and without one mistake. अब वो यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था तब मेरे सुनाने की बारी आई, तो मैं पार्टिसिपल्स के जो वो ड्रीडफुल रूल्स थे, फियरफुल रूल थे, उनको शुरू से अंत तक यानी कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरे एक क्लियर सी आवाज़ में और ऊंची आवाज़ में बिना किसी गलती के सुनाने के लिए तैयार हो जाऊं, ऐसा मैं ट्राई कर रहा था. बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर. लेकिन गलती कहाँ हुई कि मैं पहले ही वर्ड में अटक गया और वहीं खड़ा रह गया. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और अपने बेंच को पकड़ के खड़ा रहा मैं वहाँ पर. माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. अब मेरा दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर जो है अपनी नज़र करके देख सकूं, क्योंकि अब उसे एम हैमल से डर लग रहा था. आई हर्ड एम हैमल से टू मी, और तभी वो सुनता है एम हैमल जो है उसे कुछ बोलते हैं. आई वोंट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ. कि फ्रेंच, मैं तुम्हें अब नहीं डांटूंगा इतना, छोटे से फ्रेंच, तुम पहले ही बुरा फील कर रहे होगे. सी हाउ इट इज़, कि देखो ये क्या हो रहा है. एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स बाय आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो. डेली जो है हम अपने आप को ये कहते हैं कि अरे छोड़ो भाई, अब भाई हमारे पास बहुत टाइम है, हम कल कर लेंगे. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखो हम कहाँ आ गए हैं. ओह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्जेस, और देखो एल्जेक्स के साथ जो है अब क्या हो रहा है. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो.
अब जो है एल्जेस ने लर्निंग जो है यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज की लर्निंग जो है सिर्फ कल तक के लिए छोड़ी है तुम्हारे लिए. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू हाउ इज़ इट. और जो अब लोग आएंगे वो तुमसे इस चीज़ को पूछेंगे कि ये कैसे है. यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम फ्रेंच पीपल कहलाते हो खुद को, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नो राइट योर ओन लैंग्वेज. और तुम अपनी लैंग्वेज ना बोल सकते हो ना लिख सकते हो. यानी कि एक तरह से फ्रेंच को समझा भी रहा है और सुना भी रहा है. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच. और वो साथ साथ ये भी कह रहा है कि सिर्फ इसका ब्लेम जो है हम तुम पे नहीं कर सकते, तुम सिर्फ इतने ख़राब नहीं हो. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, कि हमारे सबके पास खुद को जो है रिप्रोच करने का, खुद को धिक्कारने का बहुत सारे हमारे पास कारण हैं. योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं तुम्हें और पढ़ाने के लिए रेडी नहीं थे. दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मील्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी. तुम्हारे पेरेंट्स तो इस चीज़ को एग्री कर रहे थे कि भाई इसको तो फार्म में कहीं काम लगा देते हैं, कहीं मील पे काम लगा देते हैं ताकि थोड़ा बहुत और पैसा आ जाए. एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मुझे भी ब्लेम किया जाना चाहिए. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, कि क्या तुम्हें तुम्हारे लेसन्स पढ़ने की बजाय मैंने अपने फ्लावर्स को पानी देने के लिए नहीं भेजा था. एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और जब मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था तो क्या मैंने तुम्हारे हॉलीडे नहीं दिया था, तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी थी. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और फिर एम हैमल जो है इन सभी चीज़ों को जोड़ते हुए कभी एक चीज़ बोल रहे हैं, फिर एक से दूसरी चीज़ पर आ रहे हैं, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. और वो इस चीज़ को भी बता रहे हैं कि फ्रेंच जो है वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट. और वो ये चीज़ भी कह रहे हैं कि ये सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, और हमें इसे गार्ड करना चाहिए ताकि हम इसे कभी ना भूलें. और क्यों ना भूलें, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन. और ऐसा इसलिए कि अगर कोई लोग गुलाम बना लिए जाते हैं और अगर उन्हें अच्छे से उनकी लैंग्वेज आती है तो वो उस प्रिजन की एक चाबी है उनके पास, उस जेल की चाबी है एक तरह से उनके पास. देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन्स, और फिर वो अपनी ग्रामर की बुक निकालते हैं और हमें लेसन पढ़ाने लगते हैं. अब यहाँ पर पिछले पेज पर एक मैप दिया हुआ है, ये फ्रांस का मैप है, जहाँ पर ये देखिए ये दो डिस्ट्रिक्ट्स जो जर्मनी के साथ लगते हुए हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, लोरेन और एल्जेस. इन दो डिस्ट्रिक्ट्स पर ऑक्यूपेशन आ गया था प्रशिया का, उसी के बारे में यहाँ पर बात हुई है. आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट. और अब फ्रेंच कहता है कि मैं ये देखकर खुद ही इतना अमेज, इतना सरप्राइज हो रहा था कि कितनी अच्छे तरीके से मैं समझ गया. ऑल ही सैड सीम सो ईजी सो ईजी. और जो भी एम एमल ने अभी समझाया मुझे वो बहुत ही आसान लगा, बहुत ही ज़्यादा आसान. आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली. और मैं इस चीज़ को भी मान रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि मैंने पहले ढंग से सुना नहीं है इसीलिए. एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस. और उन्होंने भी एम एमल ने भी कभी भी इतने पेशेंस के साथ, इतने धैर्य के साथ हमें नहीं समझाया. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. और ऐसा लग रहा था कि ये जो बूढ़ा आदमी हमें समझा रहा है ये एक बारी में ही जाने से पहले ही उसके पास जितनी भी नॉलेज है, जितना भी ज्ञान है वो सारा हमें देकर जाना चाहता है, और वो भी हमारे दिमाग में एक ही बार में सारा कुछ घुसा देना चाहता है अच्छे से ताकि हमें याद हो जाए. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. और जब हमने ग्रामर का लेसन पढ़ लिया उसके बाद हमारा राइटिंग का एक लेसन आया. दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रेंस एल्जेस, फ्रेंस एल्जेस. और उस दिन जो है एम हैमल के पास हमारे लिए कुछ न्यू नोटबुक्स, न्यू कॉपीज़ थी जिस पर बहुत ही अच्छे तरीके से राउंड में लिखा हुआ था फ्रेंस एल्जेस, फ्रेंस एल्जेस. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of her desk.
और वो जो नोटबुक्स थी जिन पर ये लिखा हुआ था सब कुछ, वो उस दिन ऐसा लग रहा था कि स्कूल रूम में जो है फ्लैग लगे हों फ्रांस के, और ऐसा लग रहा था कि वो फ्लैग्स जो हैं हमारे डेस्क के हर एक किनारे पर, हर एक रोड पर, हर एक किनारे पर लटक रहे हों. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. अब फ्रेंच कह रहा है कि आपको देखना चाहिए था कि किस तरह से सभी अपना काम कर रहे थे और सब कुछ कितना शांत था. The only sound was the scratching of the pens over the papers. और सिर्फ एक ही चीज़ का साउंड आ रहा था, वो भी किस चीज़ का, पेपर पर पेन के चलने का. Once some beetles flew in but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracing their hooks as if that was French too. और तभी वहाँ पर कुछ बीटल्स जो हैं वो अंदर आ गई थी, तो उन पर भी किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों ने भी कुछ ध्यान नहीं दिया. और वो बता रहे हैं कि उस टाइम बच्चे क्या कर रहे थे, अपने पेपर पर जो है फिश हुक्स यानी कि फ़िश को पकड़ने के लिए जो हुक होते हैं वो ट्रेस कर रहे थे, वो छाप रहे थे, उसके डायग्राम बना रहे थे जैसे कि वो भी फ्रेंच हों और वो उन्हें रोकना चाह रहे हों. ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो. और तभी जो है छत पर जो पिजन्स थे वो भी बहुत धीरे धीरे कू की आवाज़ कर रहे थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि अरे क्या ये इन पिजन्स को भी फ्रेंच लैंग्वेज में गाने पर मजबूर कर देंगे क्या इन कबूतरों को, ऐसा वो सोचने लगा फ्रांस जो है. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. और जब भी मैं अपना काम करते हुए, अपनी राइटिंग करते हुए ऊपर देखता तो एम हैमल जो है बिल्कुल मोशनलेस होकर, बिल्कुल स्टिल होकर बैठे थे अपनी चेयर पर, और कभी वो एक चीज़ को देख रहे हैं, फिर दूसरी चीज़ को देख रहे हैं, और ऐसा लग रहा था कि वो अपने दिमाग में जो है वहाँ उस क्लासरूम में जितनी भी चीज़ें हैं उन एक छोटी छोटी चीज़ को भी अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते थे, छाप लेना चाहते थे. Fancy, for 40 years he had been there in the same place. और यहाँ पर वो कहता है कि सोचो ज़रा, फैंसी मीन्स जस्ट इमेजिन, कि ज़रा सोचो 40 साल से ये आदमी जो है एक ही प्लेस पर काम कर रहा है, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम. और उसकी क्लास जो है उसके बिल्कुल सामने बैठी है और बाहर ही जस्ट उसका गार्डन भी है. Just like that, only the desks and benches had been worn smooth, the walnut trees in the garden were taller, and the hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof. और वो वहाँ पर कहता है कि तभी वहाँ पर जो डेस्क हैं, जो बेंचेस हैं, वो थोड़े बस यूज़ होने की वजह से स्मूथ हो गए थे, और जो अखरोट के पेड़ हैं वो भी थोड़े बड़े हो गए थे, गार्डन में लगे हुए थे, और जो होपवाइन है वो भी, उसका प्लांट भी जो है अब थोड़ा बड़ा हो गया था. होपवाइन एक बेल होती है, तो वो बेल भी जो है थोड़ी बड़ी हो गई थी, और वो बड़ी होकर विंडोज से होते हुए रूफ तक पहुंच गई थी. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल. और उस आदमी का दिल कितना दुख रहा होगा इस सभी चीज़ों को छोड़ते हुए. पोर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स. और तभी वो कहता है कि तभी ऊपर से उसकी सिस्टर के चलने की भी आवाज़ आ रही होती है, क्योंकि अगले दिन उन्हें जाना था, तो वो अपने ट्रंक्स जो है, अपने बैग्स जो है पैक कर रही थी. फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे. अब ऐसा क्यों था, क्योंकि उन्हें वेरी नेक्स्ट डे ही जो है इस कंट्री को छोड़कर जाना था, यानी कि नेक्स्ट डे जो है जर्मन टीचर आने वाला था. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. लेकिन अभी भी फ्रेंच के अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो आने वाले हर एक लेसन को लास्ट तक सुन सकता था. आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. और अब वो बताता है कि उसके राइटिंग के सेक्शन के बाद उसका हिस्ट्री का सेशन हुआ, हिस्ट्री का लेसन हुआ. एंड देन द बेबीज चैंटेड द बा बे बी बो बू. और तभी उसके हिस्ट्री के लेसन के बाद जो है बेबीज़ ने अपना गाना शुरू किया, बा बे बी बो बू. Down there at the back of the room, old Hoser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. और तभी जो है पीछे जो बूढ़ा होजर बैठा था उसने अपना चश्मा लगा लिया था और अपनी पुरानी सी बच्चों की किताब प्राइमरी बुक को जो है अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया, और तभी उन बच्चों के साथ वो भी लेटर्स गाने लगा. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन. और तभी आप ये देख सकते थे कि उसकी ओल्ड होजर की जो
आवाज़ है वो कांप भी रही थी इमोशंस की वजह से और ऐसा लग रहा था वो रो रहा हो। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। और उसे सुनकर हमें इतना फनी लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि हम हंस भी लें और रो भी लें। ओ हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। और वो लास्ट में कहता है कि अरे वाह, कितने अच्छे से मेरे को अभी भी लास्ट लेसन जो है वो याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। और तभी एक बारी में ही चर्च में जो है 12 बजे बेल बजती है। देन द एंगुलस। और तभी एंगुलस जो है, जो कि प्रेयर होती है चर्च में यूज़ की जाने वाली, यानी कि चर्च में गॉड को प्रे की जाने वाली एक प्रेयर होती है, वो गाई गई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर द विंडोज़। और तभी जो है प्रशियन सोल्जर्स की ड्रिलिंग के ट्रम्पेट बज रहे थे वहाँ पर, जिनकी जो आवाज़ है विंडोज से सुनाई दे रही थी कि वो वापस आ रहे हैं अपनी ड्रिलिंग से। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। और तभी जो है एम हेमल अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं, वो काफ़ी वीक दिखाई दे रहे थे अपनी कुर्सी पर खड़े हुए। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। और वो कहता है कि मैंने एम हेमल को कभी भी इतना टॉल, इतना लंबा खड़े होते हुए नहीं देखा था। अब यहाँ पर इस लाइन के दो मीनिंग है। एक तो मीनिंग है कि उनकी हाइट जो है उनके स्ट्रेच कपड़ों, न्यू कपड़ों की वजह से, नए कपड़े जो वो कभी कभी पहनते हैं उनकी वजह से लंबी लग रही थी। और दूसरा रीज़न ये है कि अब जो है यहाँ पर फ्रेंड्स की नज़रों में एम हेमल के लिए रिस्पेक्ट काफ़ी बढ़ गई थी, इसीलिए वो उन्हें काफ़ी लंबी हाइट पर दिखाई दे रहे थे। माई फ्रेंड्स सैड ही आई बट समथिंग चॉक्ड हिम ही कुड नॉट गो ऑन। और तभी वो एम हेमल कहते हैं मेरे दोस्तों, फिर वो कहते हैं मैं, और तभी उनके गले में कुछ अटकने की वजह से वो चौक हो जाते हैं और आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टूक अ पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है माइट, यहाँ पर इसका वर्ड है, मीनिंग है स्ट्रेंथ। तो तभी वो जो है ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, एक चौक का पीस लेते हैं और अपनी पूरी ताकत लगाते हुए जितना बड़ा वो लिख सकते हैं उतना लिखते हैं, वीव ला फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस। लॉन्ग लिव फ्रांस या लिव लॉन्ग फ्रांस, यानी कि फ्रांस जो है वो अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड leaned his head against the wall and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. और तभी जो है वो दीवार के सारे खड़े हो जाते हैं और फिर नीचे झुकते हैं और बिना कुछ एक शब्द बोले सिर्फ हाथ से इशारा करते हुए कहते हैं कि स्कूल ख़त्म हो गया है, आप अब जो है वो यहाँ से जा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो चैप्टर का अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद इट्स क्वेश्चन आंसर। जय हिंद।